हेलो बच्चों, देखो अब हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके अंदर टॉर्क डाइपोल पर। माय नेम इज़ नवीन अरोरा और स्टार्ट करते हैं हम। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल विच इज़ केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। देखो पहले मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के कंसेप्ट में सिखा रहा हूँ, फिर मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड वाले भी सिखाऊंगा, बट पहले यूनिफॉर्म फील्ड से हम स्टार्ट करते हैं। मान लो कहीं पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड को बच्चों हम पैरेलल लाइन से शो करते हैं। तो ये पैरेलल लाइन से मैंने शो कर दिया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। और इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन मालूम है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। यस सर, ये भी मालूम है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें मान लो एक डाइपोल रखा हुआ है, ये एक डाइपोल रखा है, इसके अंदर एक चार्ज इस पर माइनस क्यू है, एक चार्ज प्लस क्यू। एक बहुत हल्की सी रॉड है, एक बहुत हल्की सी रॉड, बहुत हल्की सी, इसका वेट है ही नहीं, नेग्लिजिबल वेट है। ये इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखी हुई है और मान लो ये थीटा एंगल पर रखी है। अब ये थीटा एंगल पर रखी है, क्या मतलब क्या होता है समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एंगल थीटा है। अब थीटा एंगल क्या है? थीटा मतलब खाली एंगल नहीं होता, थीटा मतलब क्या होता है सिखाता हूँ। थीटा जो है एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ये देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बच्चों हमें मालूम है, वो रहता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन ऐसा रहा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये रहा होगा डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट और ई के बीच का एंगल थीटा है। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट और ई के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि डाइपोल थीटा एंगल पर रखा है, डाइपोल फील्ड में रखा है इस प्रकार कि उसका डाइपोल मोमेंट का एंगल उस फील्ड से थीटा पर है। ठीक है, एक पतली सी रॉड के ऊपर दोनों चार्ज रखे हुए हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, तो इस नेगेटिव चार्ज पर एक फोर्स पीछे की ओर लगेगा QE और इस पर एक फोर्स आगे की ओर लगेगा प्लस QE। तो दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल और अपोजिट है। दोनों फोर्स की वैल्यू कैसी है? इक्वल एंड अपोजिट। ये भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये। तो अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक ही लाइन ऑफ एक्शन में लगते तो नेट फोर्स जीरो होता, कुछ नहीं होता उसके अंदर। लेकिन यहाँ लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है और फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। तो अब बॉडी जो है यहीं पे घूमना स्टार्ट कर देगी। नेट फोर्स तो जीरो है, बट यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा, और टर्निंग इफेक्ट आएगा मतलब इसमें टॉर्क डेवलप हो गया। तो वो टॉर्क कितना डेवलप हुआ है ये हमें निकालना है। तो टोटल टर्निंग इफेक्ट कितना आ रहा होगा इन दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के कारण, जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो हम बोल सकते हैं टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इट इज इक्वल टू कोई सा भी एक फोर्स जो अच्छा लगे आपको, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the line of action of two forces, between the line of action of two forces। ये फॉर्मूला होता है। तो देखो एक का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, एक का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा वो ये रहेगा। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा। अच्छा, हमें ये भी मालूम है जो डाइपोल की लंबाई है, हम पूरे डेरिवेशंस में 12 ले रहे थे, तो अभी भी मैं 12 लेता हूँ। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा कहलाएगा। तो ये बेस हो जाएगा 12 cos थीटा और परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 sin थीटा। साइन थीटा होता है ना फॉर्मूला, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा ये परपेंडिकुलर अपॉन 12। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर हम देखें, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 12 इंटू साइन थीटा। तो टॉर्क को टाउ से लिखते हैं, एक फोर्स QE ले लिया इंटू इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन के बीच का, वो 12 साइन थीटा है। तो टाउ इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा Q इंटू 12 इंटू E साइन थीटा। जब भी हम डाइपोल की बात करते हैं, मैंने सिखाया था बेटा, डाइपोल की स्ट्रेंथ हम डाइपोल मोमेंट के द्वारा बताते हैं। तो हम टाउ इज इक्वल टू ये भी बोल सकते हैं P Q इंटू 12 मतलब P इंटू E इंटू कितना हो जाएगा? साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया PE साइन थीटा। तो इसको ऐसा ही बोल सकते हो कि वेक्टर टाउ इट इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E।
तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ए बी साइन थीटा होता है, अगर याद हो तो ए क्रॉस बी के बराबर होता है, यहाँ डायरेक्शन भी होता है नॉर्मल टू द सरफेस, तो यहाँ पर टॉर्क हो जाएगा पी क्रॉस ई। अच्छा मालूम, कई बच्चे इसमें ऐसी गलती भी कर सकते हैं कि भैया ई ये लिख दिया और क्यू इंटू 12 पी, तो कई लोग इसको ऐसा लिखेंगे, जो कि नहीं लिखना है, ये नहीं करना। मैंने स्पेशली बोला ये नहीं करना है, क्या नहीं करना वो समझ लो, बच्चे गलती करते हैं उसके अंदर। इसको मैं लाल पेन से मार्क कर देता हूं, डेंजर। क्या कई बच्चे ये करेंगे भाई, टाउ इक्वल टू लिख देंगे ये ई और इसके बदले पी साइन थीटा, और देंगे टाउ इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ई क्रॉस पी। तो ये ई क्रॉस पी नहीं होता बेटा, ये पी क्रॉस ई ही होता है। ई क्रॉस पी नहीं होता, ये क्या होता है, पी क्रॉस ई। यही सही है, यही तुम्हें लिखना है। और क्यों होता है एक बार वो भी समझा देता हूं तुमको मैं। अगर तुम्हें मालूम हो, अगर हमको मालूम है यहाँ पर कि अगर हमने यहाँ पर दो वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब अगर हमसे कोई बोलता है कि बताओ ए क्रॉस बी करो, तो हम ए क्रॉस बी बहुत आराम से कर सकते हैं। ए क्रॉस बी करने का तरीका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू एन कैप। देखो पहले मैं क्रॉस का कंसेप्ट में सिखाता हूँ, फिर बताऊँगा कि क्या इसके अंदर हमको इस्तेमाल करना है कि हम पी क्रॉस ई ही लिखेंगे, इसमें हम ई क्रॉस पी नहीं लिखेंगे। वो क्या चीज़ होती है मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अभी समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो बेटा वहाँ पर जो एन कैप लिखा है ना, एन कैप का मतलब होता है जो डायरेक्शन है वो सरफेस से नॉर्मल होता है। मतलब जो डायरेक्शन है जिस सरफेस में ए और बी पड़े होंगे, यहाँ लिखा है ना ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पर जो ए बी साइन थीटा आया ना बेटा, ये ए बी साइन थीटा, ये ए क्रॉस बी का आंसर आया है, मैग्नीट्यूड है ये आंसर है। तो इस आंसर का जो डायरेक्शन है एन कैप, मतलब जिस प्लेन में ए और बी रखे होते हैं उससे नॉर्मल बाहर की ओर होता है, उससे नॉर्मल बाहर अंदर कुछ भी हो सकता है बट नॉर्मल होता है। जैसे ए और बी इस बोर्ड पे हैं तो ए क्रॉस बी बोर्ड से बाहर भी हो सकता है और बोर्ड से अंदर भी हो सकता है। कैसे निकालते हैं वो तरीका तुम्हें सिखा रहा हूं मैं अभी। बट ये ए क्रॉस बी जो होता है वो बोर्ड से बाहर भी हो सकता है और बोर्ड से अंदर भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं या बी क्रॉस ए कर रहे हैं। बट जिस प्लेन में ए और बी होते हैं उस प्लेन के नॉर्मल ही होता है, अलग नहीं होता। क्या इसका मतलब है समझना। तो वो डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास होता है राइट, एक तो राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल ये होता है कि अगर मान लो आपको ए क्रॉस बी करना है तो ए की दिशा में अपने हाथों कर दो, अपने ऐसे हैंड को परपेंडिकुलर रखें, उंगलियां और थंब जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तब अपने हाथ को हमने रखा है इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इस प्रकार के हम बी की तरफ आराम से घुमा सके, आसानी से घुमा सके। ये ए, इसको हम बी की तरफ ऐसे भी रख सकते थे बट बी की तरफ आसानी से नहीं घुमा सकते ऐसे। तो ए क्रॉस बी देखो घुमा सकते। तब जो ए क्रॉस बी तुम्हारे जो अंगूठे डायरेक्शन है ना वो बताएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, तो मतलब बोर्ड से बाहर की ओर। अच्छा बोले बी क्रॉस ए करो तो बी की दिशा में उंगलियां कर दो, इस प्रकार के ए की तरफ घुमा सको तो अंदर की ओर जा रहा है तुम्हारा अंगूठा। अगर अंदर की ओर जा रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन है बी क्रॉस ए का कैसा होगा, अंदर की ओर। ठीक है। अच्छा इसको स्क्रू रूल से भी करते हैं। स्क्रू रूल ये होता है कि अगर मान लो हमने इसको घुमाया ऐसे 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 घुमा दो, ऐसे एक हमारे हाथ में स्क्रू है, इसको हम घुमा रहे हैं ऐसे। जब आप ऐसे घुमाओगे तो आप नट को टाइट कर रहे हो, जब ऐसे घुमाओगे तो नट खुल रहा है, ये नट टाइट हो रहा है और ये नट खुल रहा है। तो जब नट टाइट होगा तो ऊपर की ओर जाएगा, जब स्क्रू खुलेगा तो नीचे की ओर आएगा। तो जब ऐसे से घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो स्क्रू ऊपर की ओर जा रहा है। कोई चीज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, स्क्रू हमारे पास आ रहा है, और कोई चीज हमारे पास आ रही है इसको हम डॉट से शो करते हैं। और अगर इसको ऐसे घुमाओगे ऐसा उल्टा तो नीचे की ओर जा रहा है तो उसको हम क्रॉस से शो करते हैं, एक डॉट आने वाला और क्रॉस हमसे दूर जाने वाला। तो अगर मान लो यहां पर ये देखो टॉर्क लग रहा है, अब देखो यहां पर ये टॉर्क लग रहा है, टॉर्क। तो इस टॉर्क के कारण डाइपोल देखो ऐसा घूमेगा, यूं कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर क्लॉकवाइज है टॉर्क तो जो इसका आंसर आएगा प्रोडक्ट का वो क्रॉस होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में डॉट होता है।
तो अगर क्रॉस होना चाहिए तो हम देखें, अब मैं मान लो ऐसा करता ई क्रॉस पी करता, भाई मैं करता ई, ये रहा देखो ई ये रहा, और पी ये रहा, ये ई और ये पी। अगर मान लो मैं ई क्रॉस पी करता तो ई क्रॉस पी मतलब डायरेक्शन बाहर की ओर, बाहर की ओर मतलब डॉट, गलत हो गया। अच्छा मैं पी क्रॉस ई करूं, पी क्रॉस ई डायरेक्शन अंदर की ओर, अंदर की ओर मतलब कैसा होगा क्रॉस। तो अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्रॉस आना चाहिए टॉर्क के अकॉर्डिंग, मतलब वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डॉट आना चाहिए था। तो यहाँ पर ये इस टॉर्क के कारण एक फोर्स आगे लगा, एक फोर्स पीछे लगा, तो ये ऐसा घूमने की कोशिश करेगा। जब ऐसा घूमने की कोशिश करेगा मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब क्रॉस आना चाहिए। क्रॉस मतलब डायरेक्शन जो आएगा वो पीछे की ओर होना चाहिए। तो ये अगर पीछे की ओर हो टॉर्क का डायरेक्शन तो तभी संभव है जब वो पी क्रॉस ई हो। अगर ई क्रॉस पी है तो वो बाहर की ओर होगा। तो ये स्क्रू रूल की सहायता से हम देखते हैं। तो अब अपना इतना अगर दिमाग ना भी लगाएं, अपने को तो बोर्ड में यही करना है कि टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ये हमें नहीं करना है, ना बोर्ड में करना है, ना याद रखना है। मैंने बता दिया कि ऐसी गलती करके मत आना कहीं तुम उसको ई क्रॉस पी लिख करके आ जाओ। वो हमेशा पी क्रॉस ई ही रहता है, उसमें अपने को कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। लाल पेन से नीले पेन से मैंने इसको काट दिया है, ठीक है। लिखो इसको, फिर आगे सिखा रहा हूँ इस कंसेप्ट को मैं। वीडियो पॉज कर लो अपना और लिखो इसको, फिर आगे सिखाता हूँ। अच्छा देखो, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए कि भाई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है, माइनस क्यू भी है और प्लस क्यू भी है। तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा क्यू ई, यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा होगा क्यू ई, माइनस क्यू ई और प्लस क्यू ई, ये फोर्स लग रहे हैं। तो भाई हमसे पूछे बताओ नेट फोर्स कितना है, तो हम बोलेंगे नेट फोर्स तो जीरो है। बोले नेट टॉर्क कितना है, तो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, चलो, क्योंकि बेटा अभी देखो अभी आंसर आया टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, जहां पर पी मतलब डाइपोल मोमेंट, तो थीटा होता है पी और ई के बीच का एंगल साइन थीटा। अच्छा, मैं ऐसा बोलता हूं इफ डाइपोल इज केप्ट, अभी सब यूनिफॉर्म फील्ड की बात चल रही है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में बताता हूं क्या क्या पूछ सकते हैं। इफ डाइपोल इज केप्ट पैरेलल टू द फील्ड। अब ये डाइपोल पैरेलल टू द फील्ड मतलब है कि डाइपोल मोमेंट जो है वो पैरेलल टू फील्ड है। असलियत में डाइपोल जब भी वर्ड यूज करेंगे तो वो डाइपोल मोमेंट ही बोल रहे होते हैं। डाइपोल इज केप्ट पैरेलल टू द फील्ड, तो अगर डाइपोल पैरेलल टू द फील्ड है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन 0। तो उस केस में टॉर्क 0 होगा। थीटा एंगल पर रखा हुआ है तो टॉर्क 0 नहीं था, बट अगर मैं इसको घुमा करके फील्ड के डायरेक्शन में ही रख दूं तो इस पर लगने वाला टॉर्क कितना हो जाएगा 0। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस, इफ डाइपोल इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द फील्ड, अगर ये परपेंडिकुलर टू द फील्ड है तो क्या होगा, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई, फिर डाइपोल मोमेंट और ई के बीच का एंगल है साइन 90 साइन 91, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी, इस समय टॉर्क लगेगा मैक्सिमम। यहीं से मैं तुम्हें डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन भी सिखाने वाला हूं जो आपको बोर्ड के पेपर में लिखनी पड़ती है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे तो आऊँगा ही मैं, लेकिन उसके पहले डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन जो हमें बोर्ड के पेपर में लिखनी पड़ेगी। बोलेंगे डिफाइन डाइपोल मोमेंट। अच्छा वो बोलते डिफाइन डाइपोल मोमेंट, तो बच्चे लोग क्या करते हैं समझना, बच्चे लोग लिख के आते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल। एग्जामिनर खूब हंसता है, ये तो फॉर्मूला है। जैसे बोलते हैं ना डिफाइन फोर्स, तो बच्चे बोलते थे मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स की डेफिनेशन थोड़ी है, वो तो फोर्स का फॉर्मूला है। ऐसे डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन जो होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल नहीं होती। क्या डेफिनेशन हमको लिखनी पड़ती है पेपर में, वो मैं सिखा रहा हूँ। अब सुनो, जैसे मान लो, अच्छा पहले इसको वीडियो पॉज करो और नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन सिखाता हूँ। ओके, अब देखो, मान लो, हाँ सर मान लिया, तो जो आप बोलते हैं मानते जा रहे हैं अभी तक, टाउ इज इक्वल टू होता है पी साइन थीटा। यस सर, पी साइन थीटा। मान लो हमने एक यूनिफॉर्म फील्ड ली। यस सर, यूनिफॉर्म फील्ड ले ली। यस सर, तो ऐसे बोलो जैसे प्रेजेंट लगा रहे हो, अटेंडेंस लगा रहे हो। मान लो ई की वैल्यू 1 है, हमने एक ऐसी फील्ड में रखा, एक ऐसी यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जो कि जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी है। और कैसे रखा, हमने इसको रखा बच्चों परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो ये एंगल जो है वो हमारे पास कितना हो गया 90। तो इस समय अगर हम टॉर्क की वैल्यू देखें
तो हम बोल सकते हैं P इंटू 1 इंटू साइन 90, साइन 90 मतलब 1 होता है, टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा P। तो अब ध्यान समझना, क्योंकि सब न्यूमेरिकल वैल्यू रखी हुई हैं तो मैं न्यूमेरिकली इक्वल टू बोलूँगा। डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी डाइपोल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। इस समय कुछ टॉर्क लग रहा होगा ना, एक फोर्स ऐसा लग रहा होगा QE, एक फोर्स ऐसा लग रहा होगा QE, इस समय कुछ टॉर्क लग रहा होगा। डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी डाइपोल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल व्हेन डाइपोल इज केप्ट परपेंडिकुलर इन अ फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी। तो कभी हमको किसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालना है तो चुपचाप से जाओ, डाइपोल को लेकर के उसको एक यूनिफॉर्म फील्ड जिसकी वैल्यू यूनिटी हो, 1 न्यूटन पर कूलम हो, या सीजीएस में तो सीजीएस भी सिस्टम में, उस सिस्टम में यूनिटी वैल्यू हो, वहाँ पर जाकर डाइपोल को परपेंडिकुलर रख दो। फिर देखो उस पर कितना टॉर्क लगा, वो जो टॉर्क लग रहा होता है वही उस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट होता है। ये हम निकाल सकते हैं। ऐसी डेफिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकती है और बोर्ड के पेपर में पूछेंगे तो आपको ऐसे ही लिखनी है। डाइपोल मूवमेंट ऑफ एनी डाइपोल इज न्यूमेरिकली, लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल विच इज केप्ट इन अ फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी। लिख लो बेटा, फिर साथ में इसको सब चीज़ें वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की भी। चलो स्टार्ट करते हैं अपन कुछ केसेस। पहला केस, अगर देखो फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन हो ना तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है। बोला एक कहीं पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म थोड़ी होती है। एक चार्ज है, इस चार्ज से हम दूर जाते जाएंगे तो जो फील्ड की वैल्यू है लगातार वो कम होती जाएगी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। बोले एक डाइपोल किसी फील्ड में रखा है तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। हाँ, अगर डाइपोल की बात है ना, वैसे जनरली क्या होता है, डाइपोल बहुत छोटा सा होता है। तो अगर डाइपोल है और बहुत छोटा सा है तो बहुत छोटे से रीजन में पड़ा होगा। अगर बहुत छोटे से रीजन में पड़ा होगा तो हम यूनिफॉर्म फील्ड मान के सारे काम करते हैं, जितने भी डेरिवेशन हम कर रहे थे वो सब यूनिफॉर्म फील्ड मान के ही थे। अगर स्पेशली नॉन यूनिफॉर्म फील्ड वर्ड यूज़ कर लें तो क्या हमें करना है वो तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो केस 1, पहला बोला डाइपोल इज केप्ट पैरेलल टू द फील्ड। हाँ सर, पैरेलल टू द फील्ड है। तो भाई ऐसा रखा हुआ है, ये E है और डाइपोल मोमेंट है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो एक फोर्स लगा QE आगे की ओर, एक फोर्स लगा QE पीछे की ओर। तो हम देखें जो नेट फोर्स है वो हो जाएगा 0, ये तो है ही 0, और यहाँ पर टॉर्क नेट जो है वो भी कैसा हो जाएगा 0। तो ना तो ये देखो स्ट्रेट लाइन मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन होगा फोर्स के कारण और रोटेटरी मोशन होगा टॉर्क के कारण। तो ना तो ये आगे चलेगा ना ही गोल गोल घूमेगा। तो इसमें नाइदर ट्रांसलेटरी मोशन नॉर रोटेटरी मोशन। तो ना तो ट्रांसलेटरी मोशन हुआ ना रोटेटरी, अगर इस कंडीशन पर रखा हुआ है और पैरेलल टू यूनिफॉर्म फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है तभी तो E और E समान रहेगा ना, E और E क्यों तो सेम, बट E भी सेम हो जाए तो तभी संभव है जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो टॉर्क नेट इक्वल टू 0, नाइदर ट्रांसलेटरी नॉर रोटेटरी। ओके सर। अच्छा, केस 2 की बात करें हम, डाइपोल इज केप्ट एट एन एंगल थीटा। अच्छा, डाइपोल का एंगल थीटा है, मतलब असलियत में वो डाइपोल मोमेंट का एंगल थीटा है, डाइपोल का एंगल थीटा नहीं है। एट एन एंगल थीटा इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो हम ये भी बोल सकते हैं भाई ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसमें डाइपोल मोमेंट -q से +q की ओर होगा, थीटा एंगल पर रखा है। तब यहाँ पर जो फोर्स नेट है वो तो 0 होगा, बट टॉर्क नेट इज नॉट इक्वल टू 0। नेट फोर्स तो QE आगे QE पीछे, यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म वर्ड यूज़ करता हूँ, यूनिफॉर्म, ये यूज़ करना ही है। अगर वो यूनिफॉर्म के बारे में पूछेंगे तो स्पेशली यूनिफॉर्म लिखेंगे, खाली अगर फील्ड लिख दिया तो आप नॉन यूनिफॉर्म मान के सॉल्व किया करो। अच्छा, तो यहाँ पर देखो एफ नेट इक्वल टू 0, टॉर्क नेट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है अब नो ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि एफ नेट तो है ही नहीं तो ट्रांसलेटरी तो नहीं होगा, ओनली रोटेटरी मोशन। तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ
रोटेटरी मोशन। फिर हम देखें केस 3, डाइपोल is kept parallel in non-uniform electrical field, या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्ड यूज कर लेते वो लोग। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना तो क्या होगा, और पैरेलल है मतलब डाइपोल मोमेंट और ई के बीच का एंगल यहाँ पर एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट की बात हो रही है उस पॉइंट पे अपन छोटे से पॉइंट मान सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फोर्स नेट तो जीरो नहीं होगा बट टॉर्क तो जीरो ही होगा, तो ओनली ट्रांसलेटरी। बट छोड़ते हो ट्रांसलेटरी में आगे बढ़ता तो धीरे से वो शिफ्ट भी हो जाता है कभी कभी, बट कभी आ जाए ऐसा ऑप्शन तो अपने को ये लिखना पड़ता है कि इस समय टॉर्क जीरो, फोर्स नेट नॉट इक्वल टू जीरो, ओनली ट्रांसलेटरी बट नो रोटेटरी। फोर्थ, डाइपोल, इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल अभी नहीं है। डाइपोल इज केप्ट at an angle theta in non-uniform electrical field, थीटा एंगल पर रखा है ऐसा, थीटा पर, तो फोर्स नेट तो जीरो होगा ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, और टॉर्क नेट भी जीरो नहीं होगा, तो ट्रांसलेटरी मोशन भी शो करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन, और साथ में करेगा एज वेल एज रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी। तो ये हो गया टॉर्क का पूरा काम खत्म, टॉर्क का मतलब डाइपोल में टॉर्क का काम खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके लिख लो, और फिर जैसा मैंने कहा है कि बेटा हर वीडियो में कहता हूँ मैं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बस सिलेक्शन का एक ही मंत्र है, एक ही राज है, एक ही एडवाइस है, मेहनत मेहनत और मेहनत। जो बच्चा मेहनत करता है वो अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ लगातार बढ़ता रहता है, और ड्रीम कॉलेज का जो भी होता है उसमें वो सिलेक्ट हो जाता है। बस मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो। हम सब टीचर की बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।